बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के बारे में बहुत सारे प्रश्न करते हैं। आज उन सब के उत्तर देने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। एक एक करके बात करेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1970 के प्रावधान अपने आप में पूर्णतः क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। फिर भी उसमें कुछ लोगों की भ्रम की स्थिति बनाकर उनको उलझाने का प्रयास किया जाता है। तो आज एक एक करके बात करते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 यह प्रत्येक उद्योग पर लागू होता है और इसकी एलिजिबिलिटी के लिए 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होना आवश्यक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने 4 साल और 240 दिन कर लिया, नियमानुसार वह ग्रेच्युटी नहीं बनती है। उसके लिए 5 साल होना आवश्यक है। हाँ, कुछ प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स इतने पर ग्रेच्युटी का भुगतान कर देते हैं। दूसरा, इसमें एक और है कि यदि 6 महीने से कम है तो उनकी गणना नहीं मानी जाती, और यदि 6 महीने से अधिक है तो वह पूरा साल मान करके गणना के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन एलिजिबिलिटी 5 साल के बाद ही होती है। दूसरा है, ग्रेच्युटी की अमाउंट कब दी जाती है। इसके लिए स्पष्ट है, या तो सुपरएनुएशन की स्टेज में या रिटायरमेंट। नंबर 2, या तो एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया हो या एम्प्लॉयर ने उसे टर्मिनेट कर दिया हो। नंबर 3, एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो या परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया हो। नंबर 4, या तो रिट्रेंचमेंट की स्थिति हो आ गई, उद्योग में रिट्रेंचमेंट कर दिया गया हो या ले ऑफ लगा दिया गया हो, तो भी ग्रेच्युटी का पेमेंट होता है। और नंबर नेक्स्ट, कुछ कंपनियों में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लगाई जाती है, तब भी ग्रेच्युटी का पेमेंट बनता है। नंबर तीसरा प्रश्न जो सबसे प्रमुखता से लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं, समझते हैं कि डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट की कंडीशन में 5 साल की जो शर्त है वह मान्य नहीं है। किसी एम्प्लॉय की डेथ यदि पहले साल में ही हो जाए तो भी ग्रेच्युटी 1 साल की अवश्य मिलेगी। कुछ कंपनियां तो होल लाइफ अपने यहाँ पॉलिसी की बात करते हैं, तो वह अपना ट्रस्ट बनाकर अलग ग्रेच्युटी रखते हैं या LIC से ग्रेच्युटी की स्कीम ले लेते हैं। इन केस ऑफ डेथ वो पूरी सर्विस की भी ग्रेच्युटी देने का प्रावधान करते हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स केवल 1 साल की देते हैं, तो जहां जो कंडीशन है वह उस पर मान्य है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, क्या टेम्परेरी एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को भी ग्रेच्युटी मिलती है। तो ग्रेच्युटी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि यह अप्रेंटिसशिप को छोड़ करके बाकी सभी को अदा किया जाना, पेमेंट किया जाना आवश्यक है। अतः यह टेम्परेरी एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर लेबर सब पर लागू होती है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर लेबर को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करते हैं वह वास्तव में श्रम कानूनों का पूर्ण पालन नहीं करते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ग्रेच्युटी की गणना क्या है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला एक्ट में दिया हुआ है, लास्ट सैलरी ड्रॉन 15/26 इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। दूसरा, ग्रेच्युटी की वर्तमान में मैक्सिमम लिमिट क्या है। कुछ लोग तो पूरी देते हैं, लेकिन एक्ट के अनुसार यह है अब वर्तमान में 20 लाख रुपए है। किसी भी एम्प्लॉय तक को 20 लाख तक की यदि ग्रेच्युटी बनती है तो वह इस नियम से देय होती है। कुछ कंपनियां या कुछ उद्योग या कुछ संगठन या कुछ उपक्रम इससे अधिक भी भुगतान करते हैं। इसमें इनकम टैक्स के नियम, जो भी इनकम टैक्स के नियम तत्काल में लागू होते हैं या वर्तमान में लागू होते हैं, वो मान्य होते हैं। वह उन सभी कर्मचारियों पर लागू है जो उस समय ग्रेच्युटी ले। नेक्स्ट है, इस ग्रेच्युटी एक्ट में नॉमिनी का भी प्रावधान है। यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ग्रेच्युटी उसके नॉमिनी को मिलेगी, इसीलिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना आवश्यक है। एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि यदि कंपनी डे 1 से ही घाटे में चल रही है तो क्या ग्रेच्युटी का भुगतान होगा। हाँ, यदि ग्रेच्युटी एलिजिबल हो गई है तो ग्रेच्युटी का भुगतान होगा। इसका प्रॉफिट और लॉस से, हानि या लाभ से कोई संबंध नहीं है। ग्रेच्युटी ड्यू कब होती है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मैं ग्रेच्युटी कितने दिन बाद पेमेंट करूं। तो ग्रेच्युटी जो मैंने कंडीशन बताई, सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, डेथ, परमानेंट डिसेबलमेंट, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ और VRS, इनके 30 दिन के अंदर अंदर भुगतान होना आवश्यक है। तो ग्रेच्युटी पेबल हो जाती है विद इन 30 डेज।
एक प्रश्न और लोग पूछते हैं, क्या ग्रेचुटी फॉरफिट की जा सकती है? हाँ, ग्रेचुटी फॉरफिट की जा सकती है। उसके जो एक्ट में प्रावधान है उनके हिसाब से आप इंक्वायरी कीजिए, प्रूफ कीजिए और तब ग्रेचुटी को फॉरफिट कीजिए। तो यह ग्रेचुटी पर कुछ मोटे मोटे प्रश्न लोग अक्सर पूछते रहते हैं। और अब आगे बात करेंगे कि ग्रेचुटी के कंप्लायंस के क्या रूल हैं, किन किन फॉर्म में किस किस तरह से ग्रेचुटी की कंप्लायंस की जा सकती है, ताकि श्रम कानूनों के अनुसार ग्रेचुटी की कंप्लायंस को पूरा किया जा सके। जैसा कि हम बात कर रहे थे द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की कंप्लायंस को लेकर, तो इसके लिए प्रमुखतः जो फॉर्म है वो ये हैं। नंबर 1 है फॉर्म ए, नोटिस ऑफ ओपनिंग। यह किसी भी संस्था के एप्लीकेबल होने के लिए 30 दिन के अंदर अंदर कंट्रोलिंग या कंसर्न्ड कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जमा किया जाना आवश्यक है। दूसरा है फॉर्म बी, नोटिस ऑफ चेंज। यदि कोई आपने पहले जो नोटिस ऑफ ओपनिंग दिया उसमें कोई चेंज हुआ तो फॉर्म बी में इसकी सूचना चेंज के होने के 20 दिन के अंतर्गत कंसर्न्ड कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देना आवश्यक है। नंबर तीसरा फॉर्म है फॉर्म सी, नोटिस ऑफ क्लोजर। जब आप किसी उद्योग को बंद कर रहे हैं या किसी उपक्रम को बंद कर रहे हैं तो इसकी सूचना 60 दिन के अंदर अंदर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दिया जाना और ग्रेचुटी के भुगतान के पूरे दस्तावेज के बारे में बताना आवश्यक है। नंबर 4 फॉर्म है फॉर्म डी, नोटिस फॉर एक्सक्लूडिंग हस्बैंड फ्रॉम फैमिली। कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिनको फीमेल एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को लिख करके दे सकती है कि मेरी डेथ के बाद यह मेरे हस्बैंड को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाए। यह उन मसलों में होता है जहां फैमिली में कुछ विवाद चल रहा होता है तो मेल फीमेल को या फीमेल मेल को अपने स्पाउस को बाहर करना चाहते हैं, तो यह कानून में प्रावधान है। इसका यदि फॉर्म भरकर सबमिट किया गया है तो नियोक्ता को इसको ध्यान में संज्ञान में लेना चाहिए। नंबर है फॉर्म ई, नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ नोटिस फॉर एक्सक्लूडिंग हस्बैंड। यदि बीच में उनका कोई समझौता हो जाए और वह उसको विड्रॉ करना चाहे तो फॉर्म ई भर कर देना आवश्यक है। अगला है फॉर्म एफ, नॉमिनेशन का, जो मैंने अभी बात की कि इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को मिल सकता है, तो नॉमिनेशन का फॉर्म भरकर फाइल में रखना आवश्यक है। अगला फॉर्म है फॉर्म जी, फ्रेश नॉमिनी। यदि आपके शादी से पहले आपके पेरेंट्स थे और आप उनको बदलना चाहते हैं या हस्बैंड की डेथ होगी, बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो यह बार बार फ्रेश भरने का प्रावधान भी इस एक्ट में दिया गया है। अगली हम बात करते हैं फॉर्म एच की। फॉर्म एच में है मॉडिफिकेशन ऑफ नॉमिनेशंस। आप एक के साथ उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं या किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो वह भी यहां भरा जा सकता है। फॉर्म आई, एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी बाय एन एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाता है तो उसको फॉर्म आई भर कर देना जरूरी है ताकि 30 दिन के अंतर्गत उसका भुगतान उसको हो जाए। फॉर्म जे, एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी बाय नॉमिनी। यदि एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उस केस में नॉमिनी फॉर्म जे भरकर सबमिट करेगा ताकि उसको उसका भुगतान समय से किया जा सके। अगला फॉर्म है फॉर्म के, एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी बाय लीगल हायर। ना तो उसका नॉमिनी है या नॉमिनी भरा नहीं, खुद एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, तो जब कोर्ट डिसाइड करती है तो लीगल हायर्स जो ग्रेचुटी लेने के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए है फॉर्म के। और उसके बाद आता है फॉर्म एल, नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी ऑन वेरिफिकेशन क्लेम बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। वो नॉमिनी है या लीगल हायर्स हैं, हस्बैंड है या नहीं है, तो यह नोटिस बनाया देना आवश्यक है कि इस केस में इस व्यक्ति को या इन व्यक्तियों को ग्रेचुटी दी जाएगी, उसका फॉर्म एल भरा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में इन सब की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जहां विवाद होते हैं, जहां डिस्प्यूट होते हैं, वहां इन सबको ध्यान में रखना आवश्यक है। आगे बात करते हैं फॉर्म एम की।
नोटिस रिजेक्टिंग द क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, जहां गलत आदमी ने क्लेम भर दिया तो कंपनी को पूर्ण अधिकार है कि वह उसको रिजेक्ट कर उसको सूचना फॉर्म एम में दे सकती है। अगला है फॉर्म एन, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन इन केस वेयर द एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्लेम एप्लीकेशन। बहुत बार एम्प्लॉयर ही मना करता रहता है कि मैं यह व्यक्ति ठीक नहीं है, यह एलिजिबल नहीं है, तो अथॉरिटी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वह उसको डायरेक्शन दे सकती है कि आप इसको पेमेंट कीजिए, लीगल या नॉमिनी ऑफ दैट डिजीज्ड एम्प्लॉय। अगला है फॉर्म ओ, नोटिस फॉर अपीयरेंस बिफोर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जहां नियोक्ता एम्प्लॉय को या उसके नॉमिनी को या उसके लीगल हायर को भुगतान नहीं करता है तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वह फॉर्म एन के प्राप्त होने के पश्चात यह नोटिस फॉर अपीयरेंस भेज सकती है और वह आकर के उसके सामने प्रस्तुत होना नियोक्ता का आवश्यक है। यदि इसके बाद भी नहीं आता है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर्म पी में समन्स जारी कर सकती है और उस समन्स का वही महत्व है जो क्रिमिनल एक्ट में समन्स का महत्व है, इसीलिए इस चीज को सीरियसली समझना जानना बहुत आवश्यक है। अगला है फॉर्म क्यू, पर्टिकुलर्स बाय एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 7। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वह जो एप्लीकेंट पर सेक्शन 7 के तहत जो जानकारी देनी है, जो रिकॉर्ड उसके पास उपलब्ध होना है, उन सबको मांग सकने का अधिकार उसके पास होता है। तो फॉर्म क्यू की आवश्यकता भी उन्हीं केसेस में पड़ती है जहां डिस्प्यूट बढ़ता चला जाता है। आगे हम बात करते हैं फॉर्म आर, नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। तो सारे रिकॉर्ड या दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होने के बाद उसकी जेन्युइननेस को समझने के बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर्म आर में नोटिस फॉर पेमेंट, इस व्यक्ति को आप भुगतान करेंगे, वह राइटिंग में देती है। अगला फॉर्म है फॉर्म एस, नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एज डिटरमिन्ड बाय अपीलेट अथॉरिटी। पहले ग्रेच्युटी दी गई लेकिन जिसको मिली उसने कहा मुझे कम मिली है तो उसमें केस लगा, तो जो अपीलेट अथॉरिटी ने डिसाइड की वो फॉर्म एस में भर कर देगा और तब उसको वह आगे की ग्रेच्युटी या बैलेंस ग्रेच्युटी का भुगतान होगा। अगला फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्म टी, एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी। यदि बार बार ऑर्डर करने के बाद या बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नियोक्ता ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं कर रहा है तो फॉर्म टी में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वह भरकर रिकवरी नोटिस जारी कर सकती है और उसकी एक कॉपी डीएम को भेजी जा सकती है। रिकवरी यदि वह सीधे नहीं कर पा रहे हैं तो आरसी काटने के बाद डीएम के थ्रू भी रिकवरी की जा सकती है। अतः इन चीजों से बचने के लिए ग्रेच्युटी के नियमों का, प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है। अगला फॉर्म है फॉर्म यू, डिस्प्ले ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल्स। यह प्रत्येक नियोक्ता की जिम्मेवारी है कि वह या तो मेन गेट के पास या जो ऐसी प्रोमिनेंट लोकेशंस है वहां इस एक्ट के प्रावधानों को इंग्लिश में और वहां की लोकल लैंग्वेज वो हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, मलयालम या कोई और लैंग्वेज हो सकती है, उसमें उनको चस्पा करना आवश्यक है। बात करते हैं और इस तरह से ग्रेच्युटी में यदि कोई क्वेश्चन आपका बचता है या आपको कुछ और हमसे जानना है तो आप मुझे या मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर को लिख सकते हैं। हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम श्रम कानूनों पर आपकी जानकारी एक एक एक्ट के तहत पूर्ण करावें। आपको लगता है किसी एक्ट पर आपको शीघ्रता से इन चीजों की आवश्यकता है तो हमें लिखिए और यदि आपको जानकारी है तो अपने मित्रों को भी जानकारी बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और आपका सब्सक्रिप्शन, आपका हमें लिखना हमारे उत्साह में बहुत वृद्धि करता है।